आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी जगत कार्यक्रम। सभी सुनने वालों को मधु का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कवयित्री, लेखिका और प्रेरक वक्ता सपना जैन। सपना जैन कविताओं के साथ साथ गजलें भी लिखती हैं। आपने टीवी शो में भी काव्य पाठ किया है। वर्ष 2023 में आपको ज्ञानोत्कर्ष अकादमी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी गजलें, कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मधु जी। सपना जी, आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाने वाली हैं? जी, आज हम हिंदी साहित्य में नारीवाद विषय पर चर्चा करेंगे। जी, और साथ में आपकी कुछ कविताएं भी सुनेंगे। तो पहले हिंदी साहित्य में नारीवाद। जयशंकर प्रसाद जी की अमर कृति कामायनी की पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदरतम तल में। नारीवाद का अर्थ है समाज एवं संस्कृति द्वारा नारी का वह विशिष्ट निर्माण जिसके माध्यम से उसकी भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य और अपेक्षाओं को आंका जाता है। नारीवाद एक ऐसा विचार है जो पुरुष और स्त्री के बीच की असमानता को स्वीकार करते हुए नारी के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। तो नारीवाद एक विचार भी है और एक आंदोलन भी। नारीवाद का स्वरूप प्रत्येक समाज की संस्कृति, वहाँ की आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाओं तथा जन सामान्य की चेतना, जागरूकता एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में हर भाषा साहित्य में नारीवादी लेखन की प्रवृत्ति उभर कर सामने आ रही है और आज नारीवादी लेखन साहित्य के मुख्य प्रवाह का हिस्सा बन चुका है। नारीवाद का मोटो है समानता, सम्मान एवं स्वतंत्रता। नारी से जुड़े यही मुद्दे नारीवादी लेखन के केंद्र में होते हैं। वर्तमान समय में कई समर्थ लेखक लेखिकाओं ने नारीवादी लेखन को अत्यंत सशक्त और सार्थक बनाया है। विशेष रूप से हिंदी उपन्यास और कथा साहित्य नारीवादी लेखन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और सार्थक हैं। इनमें कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, नासिरा शर्मा, कृष्ण अग्निहोत्री, सूर्यबाला, कमल कुमार, अलका सरावगी, मेहरुन्निसा परवेज, गीतांजलि श्री, कृष्ण बलदेव वैद्य, सुरेंद्र वर्मा, चंद्रकांता, सत्यम कुमार, तहमीना दुर्रानी आदि महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। हिंदी नारीवादी उपन्यास लेखन में पुरुष लेखन के योगदान की ओर दृष्टिपात करें तो यशपाल के दिव्या उपन्यास में नारी स्वतंत्रता का अक्स प्रधान है। वहीं भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास पाप पुण्य के सवालों को उठाते हुए उसमें स्त्री की भूमिका पर विचार करता है। इसके अलावा कृष्ण बलदेव वैद्य का नर नारी, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, सत्यम कुमार का नदी को याद नहीं, धर्मेंद्र गुप्ता के रंगी हुई चिड़िया में स्त्री चेतना के विविध रंग लक्षित होते हैं। हिंदी महिला उपन्यास लेखन का दायरा अब घर परिवार तक ही सीमित नहीं रहा है, उनका सरोकार समाज और राष्ट्र से भी रहा है। मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिलाएं या तो घर परिवार के बारे में लिखती हैं या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती मरती हैं। महाश्वेता देवी का जंगल के देवदार, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, प्रभा खेतान का छिन्न मस्ता, नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे, मैत्रेयी पुष्पा का अलमा कबूतरी आदि उपन्यास इस संदर्भ में विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। मृदुला गर्ग का चितकोबरा तथा कृष्णा सोबती जी का मित्रों मर्जानी उपन्यास
अपने साहसी वर्णन के कारण चर्चित रहे हैं। मीरा और महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व नारी के अस्तित्व और गरिमा को स्थापित करने की दिशा में सुदृढ़ ठोस कदम है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा कृत श्रृंखला की कड़ियाँ नारीवादी लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। महिलाओं की पत्रिका चांद में उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और गर्भावस्था आदि विषयों पर प्रकाश डाला। वह पहली महिला थीं जिन्हें साहित्य अकादमी फेलो बनाया गया। इसी श्रृंखला में इस्मत चुगताई का नाम आता है, जिन्होंने वर्ग संघर्ष और महिला समानता जैसे कई विषयों पर लिखा था। उनके समय के दौरान वे नारीवादी दृष्टिकोण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रही थी। इनके साथ ही अमृता प्रीतम, जो कि पंजाबी कवि और लेखिका थी, उन्होंने नारीवादी लेखन में अपनी अलग पहचान बनाई। अमृता प्रीतम का कथन है कि औरत की जिंदगी कोख के अंधेरे से कब्र के अंधेरे तक का सफर है। बंगाली कथा लेखिका और कार्यकर्ता महाश्वेता देवी, जिन्होंने पूरे जीवन में आदिवासी लोगों के सशक्तिकरण पर काम किया, उनका पहला उपन्यास झांसी की रानी महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। हिंदी साहित्य की महान महिला माने जाने वाली एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकारों से सम्मानित कृष्णा सोबती ने स्त्रियों के उन भागों को अपने लेखन में उजागर किया जिनकी चर्चा सामान्यतः नहीं की जाती थी। उन्होंने स्त्री जीवन और आंचलिकता पर विशेष ध्यान दिया। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र सिंह बेदी, भीष्म साहनी, मृणाल पांडे आदि ने नारीवादी लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके लेखन ने महिलाओं में बढ़ती चेतना और जागरूकता के द्वारा उनकी पारंपरिक छवि को तोड़ा है। सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर बनी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में नारीवाद को एक वाद, सिद्धांत एवं चेतना के रूप में देखते हुए ये कहा जा सकता है कि स्त्री को संवेदन, मनन, विचार और व्यवहार के स्तर पर अपनी समग्रता में उपस्थित करने का यत्न हिंदी साहित्यकारों ने किया है एवं आने वाले समय में यह कार्य और भी पुख्ता होता नजर आता है। बहुत ही सुंदर सपना जी। वैसे अब हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा वक्त बचा है, तो जल्दी से हमारे श्रोताओं को अपनी कविताएं सुना दीजिए। जी, मैं अपने आगामी काव्य संग्रह कैक्टस के फूल से एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है कैक्टस का फूल। हैरत होती है रेगिस्तान की तपती रेत में कैक्टस के रंगीन फूलों को खिलते हुए देखकर। आखिर कैसे सलामत रहता है उनका रंग, कहाँ से आती है ये ताजगी। निर्जीव रेत में कैसे जन्म लेती है जिंदगी। जहाँ सांस लेना भी होता हो दूभर, प्राण सूखकर कंठ में आ जाते हों। बूंद बूंद पानी को तरसती हो फिजा, उठते हों विनाशकारी तूफान। हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पर्वत सा हौसला लिए खड़े, मुस्कुराते खिलखिलाते ये कैक्टस के फूल संदेश देते हैं विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने का, और तपती रेत पर लिखते हैं जीवन की एक सुखद शीतल परिभाषा। बहुत ही सुंदर कविता। कैक्टस का फूल कैसे हमें परिस्थितियों से लड़कर जीना सिखाता है, ये बताया आपने। तो सपना जी, इन कैक्टस के फूलों के बाद अब क्या सुनाने वाली हैं आप? इसके बाद एक कविता जिसका शीर्षक है निराशा। निराशा बाहर से नहीं दिखाई देती, निराशा बाहर से नहीं दिखाई देती, वह छुपी होती है मन की गहराइयों में। शरीर में रक्त बनकर बहता है उसका जहर हर पहर। इसलिए हम नहीं जान पाते कि बाहर से खुश दिखने वाला व्यक्ति भीतर से बिखरा हुआ हो सकता है। चलता फिरता रोजमर्रा के काम करता हुआ व्यक्ति अपने अंदर ठहरा हुआ हो सकता है।
उसे चाहिए होती है उम्मीद की एक किरण, कंधे पर हौसले का हाथ, प्यार का स्पर्श, ऐसा कोई बाहरी संबल जो उसे भीतर से थाम ले, जो उसके साथ सब्र से काम ले, उस धुंध के छट जाने तक, नई सुबह आने तक, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाने तक। कोई हो जो साथ चले, उसके अंदर से मुस्कुराने तक, उसके अंदर से मुस्कुराने तक। और एक कविता देखिए जिसका शीर्षक है विरहाग्नि। ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है। ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है। दीप द्वारों पर जलेंगे खूबसूरत पंक्तियों में, ओस आकर बैठ जाएगी गुलों में पत्तियों में। बादलों को मात देकर चांदनी छाने को है, अब निशा आने को है। घोंसलों में लौट आया पंछियों का काफिला है। आदमी हो या मवेशी घर की जानिब चल पड़ा है। हर कोई अब नीड़ में अपने समा जाने को है, अब निशा आने को है। द्वार पर बैठी अकेली राह कब से देखती हूँ, आज वो आ जाएगा ये मन से अपने कह रही हूँ। दूसरा कोई बहाना मन को समझाने को है, अब निशा आने को है मधुर कितनी ये बेला, लग रहा स्वप्नों का मेला। पंक्तियाँ देखिए कि है मधुर कितनी ये बेला, लग रहा स्वप्नों का मेला। हर किसी के साथ कोई, पर मेरा दिल है अकेला। आज भी आए नहीं तुम, आज भी आए नहीं तुम, दुख मुझे खाने को है, अब निशा आने को है, अब निशा आने को है। ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है। सपना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया मधु जी। अभी आप सुन रहे थे कवित्री सपना जैन को। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मधु को इजाजत दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाश